एक व्यक्ति के पास उन्हीं के बेटे के मोबाइल नंबर से कॉल आता है। बेटा रोते हुए कहता है कि पापा मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले ही सामने से एक लड़की कहती है कि अपने बेटे को अगर जिंदा देखना चाहता है तो जल्दी से आधे घंटे में 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, और हाँ, इस बात की सूचना अगर तुमने पुलिस को दी तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी। यह सुनकर व्यक्ति काफी घबरा जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतने कम समय में मैं कैसे करूंगा, मेरे पास केवल अभी 3 लाख रुपए हैं। यह सुनते ही लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और गाली गलौज करते हुए फोन को काट देती है। व्यक्ति काफी परेशान हो गया था कि ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या किया जाए। शाम होते होते पुलिस को सूचना मिली कि सुनसान जगह पर एक युवक की लाश मिली है। जब पुलिस इस युवक की लाश की शिनाख्त करवाती है तो इस युवक की पहचान इस व्यक्ति के बेटे के रूप में ही होती है। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर जिले के जोटवाड़ा थाना क्षेत्र की। आज की यह सच्ची घटना है 3 मई 2018 की। दरअसल जोटवाड़ा के ही रहने वाले एक व्यक्ति रामेश्वर प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा दुष्यंत शर्मा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था और उसने सोशल मीडिया पर अपनी आईडी भी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन के नाम से बना रखी थी। साथ ही दुष्यंत शर्मा का रहन सहन भी अमीरों जैसा ही था। एक दिन दुष्यंत की सोशल मीडिया के जरिए ही प्रिया सेठी नाम की लड़की से कांटेक्ट होता है और दोनों में धीरे धीरे बातचीत होना शुरू होता है। समय गुजरने के साथ ही दुष्यंत शर्मा शादीशुदा होने के बावजूद प्रिया सेठी के प्यार में पड़ जाता है। 2 मई 2018 की शाम को करीब 6 बजे जब दुष्यंत ऑफिस से घर आता है तो उसके पास एक कॉल आता है। कॉल आते ही दुष्यंत अपने घर वालों को जल्द वापस आने की बात कहकर कार लेकर चला जाता है। लेकिन सुबह तक भी जब दुष्यंत लौटकर वापस नहीं आता तो घरवाले काफ़ी परेशान होने लगते हैं और जब दुष्यंत का फ़ोन ट्राई करते हैं तो उसका फ़ोन भी बंद आता है। दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा दुष्यंत के बिजनेस से जुड़े लोगों से दुष्यंत के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन दुष्यंत के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान करीब 10 बजे के आसपास रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पास उन्हीं के बेटे दुष्यंत के मोबाइल नंबर से एक कॉल आता है। तो दुष्यंत शर्मा रोते हुए कहता है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग जितने पैसे मांगते हैं वो पैसे इनको दे दो वरना ये लोग मुझे किसी रेप केस में फंसा देंगे या मुझे जान से मार देंगे। रामेश्वर प्रसाद शर्मा कुछ समझ पाता उससे पहले ही दुष्यंत का फोन एक लड़की छीन लेती है और रामेश्वर प्रसाद शर्मा को कहती है कि जल्दी से आधे घंटे में 10 लाख रुपए का इंतजाम करके वो पैसे दुष्यंत के अकाउंट में जमा करवा दो, और हाँ, अगर तुमने इस बात की सूचना पुलिस को दी तो मैं तेरे बेटे दुष्यंत को जान से मार दूंगी। व्यक्ति उस लड़की को गिड़गिड़ाकर कहता है कि मेरे पास केवल अभी 3 लाख रुपए हैं। इतने कम समय में मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगा। तो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और गाली गलौज करना शुरू कर देती है। लड़की कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे तुरंत दुष्यंत के अकाउंट में जमा करवा दो और उसकी डिपॉजिट स्लिप दुष्यंत के व्हाट्सएप पर भेज देना। रामेश्वर प्रसाद शर्मा तुरंत बैंक जाता है और दुष्यंत के खाते में 3 लाख रुपए जमा करवा के उसकी डिपॉजिट स्लिप दुष्यंत के व्हाट्सएप पर भेज देता है। पैसे देने के बावजूद और काफी समय गुजरने के बाद भी जब लौटकर दुष्यंत शर्मा वापस नहीं आता तो दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा काफी घबरा जाते हैं। इसी बीच दुष्यंत की पत्नी इस घटना की जानकारी अपने भाई को देती है। दुष्यंत की पत्नी का भाई बिना वक्त जाया किए इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में देता है। पुलिस सूचना मिलते ही
तुरंत अलर्ट हो जाती है और दुष्यंत के अकाउंट को मॉनिटर करने लगती है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि दुष्यंत के अकाउंट से किसी लड़की ने एटीएम के जरिए 3 बार पैसे निकाले हैं। पुलिस उस लड़की की पहचान करती, उस तक पहुंचती, उससे पहले ही पुलिस को एक और सूचना मिलती है कि आमेर थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक युवक की सूटकेस में लाश मिली है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है और देखती है कि मरने वाले युवक का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है और साथ ही चेहरे पर और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है। युवक के पैरों को स्कार्फ से बांधा गया था। पुलिस जब मरने वाले युवक की तलाशी लेती है तो तलाशी के दौरान पुलिस को एक चाबी मिलती है जो दिखने में किसी फ्लैट की लग रही थी। पुलिस को अंदेशा था कि मरने वाला युवक रामेश्वर प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा दुष्यंत शर्मा हो सकता है, इसलिए पुलिस ने दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा और उसके परिवार वालों को बुलाकर जब मरने वाले युवक की शिनाख्त करवाई तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रामेश्वर प्रसाद शर्मा के इकलौते बेटे दुष्यंत शर्मा की ही थी। दुष्यंत के किसी करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि दुष्यंत शर्मा का किसी प्रिया सेट्टी नाम की लड़की से अफेयर चल रहा था और ये लड़की जयपुर के ही बजाज नगर थाना क्षेत्र में किसी फ्लैट में रहती है। पुलिस ने जब दुष्यंत के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली तो वो लोकेशन भी उसी फ्लैट की आ रही थी। पुलिस तुरंत ही उस फ्लैट पर दबिश देती है और जब जांच करती है तो फर्श पर खून लगा हुआ मिलता है। पुलिस वहां से एक लड़की और लड़के को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पूछताछ में लड़की का नाम प्रिया सेट्टी और लड़के का नाम दीक्षांत कामरा सामने आता है। पुलिस जब दोनों से दुष्यंत की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है तो प्रिया सेट्टी बताती है कि हम दोनों ने ही दीक्षांत कामरा के दोस्त लक्ष्य के साथ मिलकर दुष्यंत की हत्या की है। पुलिस जब हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। प्रिया सेट्टी पुलिस को बताती है कि पाली से मैं जयपुर यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी। मेरे परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं। मेरे पिता प्रोफेसर है, मेरी माता टीचर है और मेरे दादा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पद पर कार्यरत है। 10वीं और 12वीं में मुझे भी अच्छे अंक प्राप्त हुए थे तो मैंने भी प्रोफेसर बनने की ठान ली और पढ़ाई करने के लिए जयपुर आकर मेरे रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी। लेकिन समय के साथ साथ पढ़ाई से मेरा मन हटने लगा तो मैंने अपने रिश्तेदार का घर छोड़कर पीजी में रहने लगी। मुझे घर से खर्चे के लिए जो पैसे मिलते थे उससे केवल मेरा मामूली खर्चा ही चल पाता था, लेकिन मुझे लग्जरी लाइफ जीना था और मेरे इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने 2014 में पहली बार मुझे गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आने के बाद मेरी मुलाकात दीक्षांत कामरा से हुई जो मुंबई में मॉडलिंग किया करता था और दीक्षांत कामरा के साथ मिलकर ही मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसी वेबसाइट के जरिए मैं अमीर लड़कों को और शादीशुदा लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाती और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। इस दौरान उनका एक वीडियो बना लेती ताकि उनको ब्लैकमेल करके एक मोटी रकम उनसे वसूल कर सकूं। इसी दौरान हम दोनों को महंगी चीज़ों का और महंगी शराब पीने का इतना शौक लग चुका था कि महीने का हमारा खर्चा करीब 2 लाख रुपए बैठता था। इसी दौरान उसी वेबसाइट के जरिए मेरी पहचान दुष्यंत शर्मा से हुई और दुष्यंत शर्मा को मैंने दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन समझा। दुष्यंत शर्मा के साथ मैंने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसका एक वीडियो भी बना लिया ताकि वक्त आने पर मैं उसको ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए ले सकूं। 2 मई 2018 की शाम को मैंने दुष्यंत को फ़ोन किया और फ़ोन करके मिलने के बहाने मेरे फ्लैट पर बुलाया। हम दोनों सेक्स कर रहे थे और इसी दौरान मुझे पता चला कि दुष्यंत दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि जयपुर का ही रहने वाला है और एक साधारण परिवार से है। इस बात की जानकारी होते ही मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ रुपए इससे भी ले लिए जाए।
इसीलिए मैंने दीक्षांत कामरा और उसके दोस्त लक्ष्य के साथ मिलकर दुष्यंत को बंदी बना लिया और उसके पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा को फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की। रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने दुष्यंत के अकाउंट पे 3 लाख रुपए जमा करवा दिए। लेकिन हमें लगा कि अगर दुष्यंत को छोड़ दिया गया तो हम पकड़े जा सकते हैं, और पकड़े जाने के डर से दुष्यंत को हमने बंदी बना लिया और दीक्षांत कामरा और लक्ष्य के साथ मिलकर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की, जिससे दुष्यंत बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब दुष्यंत को वापस होश आया तो मैंने चाकू से उसका गला काट दिया। दुष्यंत की कार से ही मैंने दुष्यंत को सूटकेस में डालकर आमेर थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह देखकर फेंक दिया, लेकिन अफसोस हम पकड़े गए। इस तरह प्रिया शेट्टी के शौक ने एक बेगुनाह आदमी दुष्यंत शर्मा की जान ले ली और न जाने कितने व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर दुष्यंत भी अपनी शादीशुदा लाइफ की जो मर्यादाएं होती है, जो सीमाएं होती है, अगर उनको नहीं लांघता तो शायद दुष्यंत प्रिया शेट्टी के इस जाल में नहीं फंसता। जब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट द्वारा तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल तीनों जेल में है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको ठीक लगी है, आपको पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।